दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जो जीएस की हमने सीरीज शुरू की है उसकी दूसरी वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूं। और आज की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आप जानते हैं जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस में डिस्कस किया था कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस परीक्षा में। अगर आपने अभी वो सिलेबस डिस्कशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इससे ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे इस परीक्षा में, ठीक है ना। तो देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से 5 प्रश्न आने हैं। और जब हमने सिलेबस का डिस्कस किया था तो हमने आपको उस समय बताया था कि यह यूजीसी के सिलेबस में भी यह पोर्शन है। तो यूजीसी की परीक्षा देने वाले जो नेट और जेआरएफ के लिए परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों लोगों के लिए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाला स्टूडेंट हो और या यूजीसी नेट देने वाले कोई स्टूडेंट हो, दोनों के लिए यह समान रूप से उपयोगी वीडियो है। इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास करें। अब दोस्तों, हम लोग जो है अभी पीवाईक्यू कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसको पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अभी तक यूपीएचईएससी ने जो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है, तो उसमें अभी तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इसका अंदाजा मिलेगा, किस स्तर तक के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, लेकिन पीवाईक्यू पढ़ते समय भी हम उन प्रश्नों पे ऐसा डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि अगर वहां से दोबारा कोई प्रश्न बनाया जाए, वही या उससे संबंधित कोई प्रश्न बनाया जाए, तो वह प्रश्न गलत न होने पाए, ठीक है। तो ज्यादा बात न करते हुए आ जाते हैं प्रश्नों पे। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग, ठीक है। एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की जो प्रक्रिया है यह कहलाती है फॉर्मेटिंग। यह प्रश्न पूछा गया था यूपीएचईएससी की परीक्षा में, हायर एजुकेशन कमीशन की परीक्षा में, वर्ष 2021 में। तो देखिए, जो डिस्क होती है एक वृत्ताकार होती है, डिस्क एक वृत्ताकार होती है और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक पदार्थों का लेप लगा होता है, ठीक है ना। तो जो चारों तरफ इसके मैग्नेटिक पदार्थों का लेप लगा होता है, इस वृत्ताकार पथ को कहते हैं ट्रैक्स। क्या कहते हैं? ट्रैक्स कहते हैं, ठीक है। और इस ट्रैक्स पे ही डेटा को अपलोड किया जाता है, ठीक है, स्टोर किया जाता है। ये जो ट्रैक्स है इसी पे डेटा को स्टोर किया जाता है और इस ट्रैक्स को कई खंडों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। ये ट्रैक्स जो है कई खंडों में विभाजित रहता है। इसे क्या कहते हैं? इसे सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। इस प्रकार ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की जो प्रक्रिया है उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। मुझे भरोसा है कि अब आप इसे दोबारा कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ऑप्शन ए है रेनाल्ड बी जॉनसन, ऑप्शन बी है पी जॉनसन, ऑप्शन सी है एल्बर्ट जॉनसन और ऑप्शन डी है बी जॉनसन। तो देखिए, हार्ड डिस्क का जो आविष्कार है वह किसने किया था, तो वह रेनाल्ड बी जॉनसन ने किया था। हार्ड डिस्क का आविष्कार रेनाल्ड बी जॉनसन ने किया था और यह आईबीएम कंपनी के इंजीनियर थे। किसके थे? आईबीएम कंपनी के इंजीनियर थे। कभी पूछ सकता है, चूंकि अभी आईसीटी से संबंधित वर्ड है और उसमें कहा गया है कि संक्षिप्त वर्डों के बारे में भी पूछेंगे। तो आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम का फुल फॉर्म है, ठीक है। देखिए, आईबीएम जो है एक अमेरिकन कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो आईबीएम के बारे में जानिए, इतना ही जानिए बस। तो देखिए, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का जो आविष्कार किया था वो रेनाल्ड बी जॉनसन ने किया था और वह आईबीएम कंपनी के इंजीनियर थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है, आपने सुना होगा, तो उसमें कितने प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। वह 2 प्रतीक कौन से हैं? एक है 0 और दूसरा है 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। एक 0 का प्रयोग किया जाता है और एक
1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके सिवाय भी अगर आप कोई परीक्षा देंगे तो वहां भी बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, एक 0 है और दूसरा 1। अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 1 पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसके लगभग बराबर होता है। देखिए ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। अगला प्रश्न है, हाँ चौथा प्रश्न है, 1 पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसके लगभग बराबर होता है। आपको बताना है 1 पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसके लगभग बराबर होता है। तो बताइए, ऑप्शन ए है 1024 टीबी के, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन है 1024 जीबी के, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। सी ऑप्शन है 1024 ईबी के और डी ऑप्शन है 1024 यूबी के। तो बताइए, ये देखिए ये डिजिटल स्टोरेज का एक पैमाना है, ठीक है ना, और डिजिटल स्टोरेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पेटाबाइट शब्द का। तो बताइए इसमें किसका मान 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। अब देखिए इसके बारे में मैं इसकी पूरी कुंडली बता देता हूं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1 बाइट जो होता है, 1 बाइट होता है 8 बिट के, ठीक है। 1 बाइट जो होता है वो कितने के होता है, 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है। 8 बिट्स के बराबर 1 बाइट होता है। उसके बाद 1 किलोबाइट आ जाता है। 1 किलोबाइट को केबी में लिखते हैं, 1 किलोबाइट होता है तो यह 1024 बाइट के होता है, ठीक है ना। 1024 बाइट के होता है किलोबाइट, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है 1 मेगाबाइट, आपने नाम सुना होगा 1 एमबी, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट के यानी केबी के, ठीक है ना। अब 1 जीबी कितना होता है, तो 1 एमबी हो गया 1024 केबी के, तो 1 जीबी कितना, 1 जीबी आपको पता होगा कि जब आप रिचार्ज करते होंगे तो आपसे पूछा जाता है 1 जीबी डेटा पर डे चाहिए, 2 जीबी, तो 1 जीबी का मतलब होता है 1 गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट होता है 1024 एमबी के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 गीगाबाइट 1024 एमबी के बराबर होता है। और 1 टेराबाइट जो होता है, इससे बड़ा जो होता है 1 टेराबाइट होता है। 1 टेराबाइट होता है जो 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है, 1024 जीबी के बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है 1 पेटाबाइट यानी पीबी। क्या होता है, 1 पेटाबाइट यानी 1 पीबी होता है। 1 पीबी किसके बराबर होता है, 1024 टेराबाइट के यानी टीबी के बराबर होता है। तो आपके प्रश्न में क्या पूछा गया है, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट के, तो यानी ऑप्शन ए सही है, 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। यह सभी चीजें आप याद रखिएगा, क्योंकि यह अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए जब आपने ये पढ़ा होगा, अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो देखिए 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, आखिर 1024 ही क्यों होता है, यह प्रश्न आपके मन में उठा होगा। नहीं उठा है तो इस प्रश्न को मन में उठाइए कि आखिर जो कंप्यूटर की जो माप होती है वो उसमें केवल जो स्टोरेज की माप है उसमें 1024 का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए अभी ऊपर हमने बताया कि कंप्यूटर एक बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। देखिए इसमें यह ऑप्शन सही है ना। अब देखिए कंप्यूटर क्या करता है, एक बाइनरी नंबर पे काम करता है, और वह बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1, यानी कंप्यूटर चलाने के लिए 2 बाइनरी नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो 0 और 1 का जब प्रयोग किया जाता है तो इसमें जो है 1024 जो संख्या है उसका बाइनरी पावर का जो निकटतम मान होता है, क्या होता है, बाइनरी पावर का जो निकटतम मान होता है, निकटतम जो मान होता है बाइनरी पावर का वो होता है 2 या 10, ठीक है ना। इसीलिए जो है डेटा मापने में क्या होता है, 1024 को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है ना, दी जाती है। 1024 जो बाइनरी पावर का निकटतम मान होता है 2 या 1 या 0, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, केवल बाइनरी सिस्टम के प्रयोग के कारण और उसके मान से निकटतम संबंध होने के कारण 1024 की जो संख्या है उसे इसके स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, इसके डाटा के लिए, इसके स्टोरेज के लिए यह मापने का एक पैमाना है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा 1024, ठीक है ना। 1024 टीबी जो होता है 1 पेटाबाइट के बराबर होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए यह प्रश्न बहुत ही कई बार पूछा गया है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और यह कठिन नहीं बहुत आसान प्रश्न है कि इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस जिससे आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं
उसे इनपुट कहते हैं, और आउटपुट उसे कहते हैं कि आपकी कमांड देने के बाद कंप्यूटर जो प्रक्रिया मतलब उसका इनपुट का जो रिजल्ट देता है उसे आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपकी परीक्षा में भी यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड देखिए, जब आप कीबोर्ड दबाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आप कमांड देते हैं कंप्यूटर को। तो कीबोर्ड क्या है? यह इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है ना। माउस, माउस में भी तो आप वही करते हैं कि जहां ले जाके माउस के कर्सर को जहां रख के क्लिक करते हैं तो वह कमांड देता है कंप्यूटर को, तो वह भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर भी कोई चीज स्कैन करता है कंप्यूटर, और उसको उसके बारे मतलब उससे उसमें जो जानकारी होती है उसके बारे में और बताने का प्रयास करता है। तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो इसमें आउटपुट डिवाइस क्या है? स्पीकर। स्पीकर देखिए दिया है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जब आप कमांड दे देते हैं कंप्यूटर को कि हमको एक गाना सुनना है तो कंप्यूटर उस गाने को बजाता है, और जब वो बजाता है वो आवाज निकलती है तो वह आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो वो आवाज बाहर आती है। अब देखिए कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट डिवाइसों के बारे में आप बिल्कुल जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें स्पीकर दिया है तो बी ऑप्शन सही है। तो देखिए कुछ प्रमुख इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बारे में जान लीजिए। देखिए कीबोर्ड, कीबोर्ड इसमें दिया है इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। अब देखिए ये स्पीकर है आउटपुट डिवाइस, लेकिन अगर यहीं लिख दिया जाए माइक्रोफोन, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है लेकिन माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है। मैं यह जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यह माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, और बताइए यह इनपुट हो रहा है या इस वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका प्रयोग इनपुट करने के लिए होता है। जब आप कोई चीज अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे टाइप करते हैं तो वहां देखिए एक माइक्रोफोन बना होता है, और उसमें कहा होता है कि अगर आपको कुछ टाइप करना हो तो आप बोल करके भी टाइप कर सकते हैं, तो वह भी एक इनपुट डिवाइस है, इसे याद रखिएगा। माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कैमरा, कैमरा क्या है? कैमरा भी, कैमरे का प्रयोग जो है इनपुट डिवाइस के लिए होता है, तो कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें स्पीकर आउटपुट डिवाइस है लेकिन माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यह कंट्राडिक्शन वाली जगह है, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, जबकि आउटपुट डिवाइस में क्या है? मॉनिटर, क्या है? मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर के साथ साथ प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, यह भी पूछा जाता है कि प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। साथ ही हेडफोन, हेडफोन देखिए, हेडफोन आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब देखिए स्पीकर और हेडफोन आउटपुट डिवाइस है, जबकि माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इसे याद रखिएगा, यही कंट्राडिक्शन है और परीक्षाओं में इसी जगह से परीक्षक प्रश्न बनाता है। तो हेडफोन क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, जबकि माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। और इनपुट डिवाइसों के बारे में जान लेते हैं, जैसे टैबलेट। टैबलेट क्या होता है? एक संवेदनशील स्क्रीन होती है, ठीक है, तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है, टैबलेट, टैबलेट भी इनपुट डिवाइस है। साथ ही जॉयस्टिक, देखिए ये बहुत पूछा जाता है, जॉयस्टिक क्या होता है? यह वीडियो गेम खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो है दिशाओं को दिशा और क्रिया जो वीडियो गेम की होती है उसको निर्धारित करने, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक होता है एक इनपुट डिवाइस, इसे याद रखिएगा, यह परीक्षाओं में पूछा गया है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस होता है। टच पैड भी इनपुट डिवाइस होता है, आप जानते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है। साथ ही आउटपुट डिवाइसों के बारे में जान लेते हैं कुछ और, जैसे प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? देखिए प्रोजेक्टर है आउटपुट डिवाइस, क्या है? प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। साथ ही एलईडी डिस्प्ले भी, आप जानते हैं एलईडी डिस्प्ले भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। 3D प्रिंटर या कागज पर डिजिटल डेटा कोई भी हो तो यह आउटपुट डिवाइस है। तो मैंने मैक्सिमम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपको बता दिए हैं, सभी मैंने लिखा नहीं है, तो आप चाहें तो आप हमारे बोलने के साथ साथ उसको लिख सकते हैं, उसको एक अलग से नोट्स बना सकते हैं, या इस वीडियो को 2-3 बार देख के उसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, इस बात को जरूर याद रखिए कि स्पीकर और हेडफोन आउटपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, छठा प्रश्न है संगणक। संगणक हिंदी में चूंकि यह है तो संगणक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर, इसे याद रखिएगा। कंप्यूटर में शब्द एफटीपी का क्या अर्थ है? कंप्यूटर में एफटीपी शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो देखिए कंप्यूटर में जो एफटीपी होता है उसे कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और यह जो है एक स्टैंडर्ड नेटवर्क का प्रयोग करता है। क्या है? स्टैंडर्ड नेटवर्क होता है ये, ठीक है। स्टैंडर्ड नेटवर्क का प्रोटोकॉल है ये, ठीक है ना।
जो FTP होता है यह एक स्टैंडर्ड नेटवर्क यानी मानक नेटवर्क का प्रोटोकॉल है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? TCP या IP, आपको IP एड्रेस के बारे में पता होगा। TCP IP नेटवर्क पर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फाइल ट्रांसफर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसे याद रखिएगा कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अक्सर यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला देखते हैं, टेराबाइट मेमोरी किसके समतुल्य होता है? तो देखिए अभी हमने PB के बारे में बताया है, तो अब टेराबाइट के बारे में बता देते हैं। एक PB बराबर कितना बताया था हमने? याद करिए जल्दी से। एक PB के बराबर हमने बताया था, एक PB का बराबर क्या बताया था? 1024 TB, ठीक है। एक PB के बारे में हमने बताया था, एक PB बराबर कितना होता है? 1024 TB। PB का मतलब क्या है? भूल गए? पेटाबाइट। ये क्या है? पेटाबाइट। एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट। लेकिन यहां प्रश्न क्या पूछा है? टेराबाइट मेमोरी किसके समतुल्य होता है? तो एक टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट। एक TB बराबर कितना होता है? देखिए हमने ऊपर बता दिया है, इससे कोई भी प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। एक TB बराबर कितना होता है? 1024 GB होता है, ठीक है ना। तो 1024 GB यानी सी ऑप्शन सही है। एक टेराबाइट मेमोरी जो होती है वो क्या होती है? 1024 GB के बराबर होती है। तो इसे याद रखिएगा, एक TB बराबर 1024 GB। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट अगर कोई होता है तो उसकी विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है आत्मनिश्चितता और ऑप्शन डी है विश्वसनीयता और वैधता दोनों। तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उसकी विश्वसनीयता भी रहती है और वैधता भी रहती है, क्योंकि उसमें जो प्रश्न पूछा जाता है सीधे उसी का उत्तर होता है, यानी फैक्ट होता है, ठीक है। तो उसके समझने में किसी का जैसे लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है कि उसमें कोई अगर पूछा 200 शब्दों में कोई आंसर लिखिए, आपने लिखा परीक्षक का मूड क्या है, परीक्षक किस माइंड सेट का है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें अगर पूछा कि अशोक जो है किस वंश का शासक था, तो आपने बता दिया मौर्य वंश का, ठीक है ना, सीधे बता दिए। तो यह ऑब्जेक्टिव का जो मेथड होता है वह सबसे विश्वसनीय होता है। अब सीधे देखिए अशोक मौर्य वंश का शासक था, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है, तो यह वैध भी है और विश्वसनीय भी है, ठीक है ना। तो इस मामले में वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है उसकी विश्वसनीयता और वैधता दोनों के मामले में यह बेहतर होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, आज का नवा प्रश्न है, एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? एक अच्छी परिकल्पना, ठीक है। आपको अच्छी परिकल्पना के बारे में बताना है कि एक अच्छी परिकल्पना जो होती है उसकी विशेषता क्या है, ठीक है। तो देखिए जो अच्छी परिकल्पना होती है उसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए है संप्रत्यात्मक स्पष्टता और ऑप्शन बी है व्याख्या की परीक्षणीयता। तो देखिए जो अनुसंधान होता है, जो अनुसंधान होता है वो क्या होता है? अगर कोई आदमी किसी चीज पे रिसर्च कर रहा है तो कोई ना कोई परिणाम पाने के लिए कर रहा है। तो जो अनुसंधान होता है वह परिणामोन्मुख होता है, ठीक है ना। और परिणाम को उचित दिशा, भाई देखिए कोई रिसर्च आप शुरू करते हैं तो अगर आपने परिकल्पना सही की है, मतलब इमेजिनेशन सही किया है, हाइपोथेसिस सही से बनाया है, इमेजिनेशन सही से किया है या हाइपोथेसिस सही से बनाया है, आपने उसके बारे में विचार किया है कि हम इस प्रक्रिया से इस चीज का इस पे रिसर्च कर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं, तो अगर उसकी परिकल्पना सही है, प्रत्येक स्तर का ध्यान दिया गया है विचारों के, तो उसमें क्या होगा? परिणाम अवश्य निकलेगा, ठीक है। तो अच्छी जो परिकल्पना होती है उसका परिणाम जरूर आता है। अब उसकी जो विशेषताएं हैं, देखिए जो अनुसंधान के उसकी परिकल्पना की जो विशेषताएं होती हैं, अच्छी परिकल्पना की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो संप्रत्यात्मक स्पष्टता और व्याख्या की परीक्षणीयता, उसमें यह दोनों शामिल होता है। मतलब अच्छी परिकल्पना में संप्रत्यात्मक स्पष्टता होती है, साथ ही व्याख्या की परीक्षणीयता भी होती है, ठीक है। और इससे संबंधित अन्य बिंदु भी हम बताते हैं कि जैसे जो परिणाम अनुसंधान जो है, अनुसंधान के दौरान अपेक्षानुकृत परिणाम पाने के लिए जो परिकल्पना की विशेषताएं हैं उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए परिकल्पना की जो प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं पुस्तकों में, तो उसमें पहला है उपयुक्त हल। क्या है? उपयुक्त हल, या इसे कहते हैं एडिगेट सॉल्यूशन। एडिगेट सॉल्यूशन कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो एक यह हो गया अच्छे परिकल्पना की विशेषता में। दूसरा है क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए दूसरा है। और तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है वो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। परिकल्पना बहुत सिंपल होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। चौथा है
वेरीफाइबेबल होना चाहिए, मैंने वेरीफाइड होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, तो सत्यापनीय होना चाहिए, ठीक है ना, वेरीफाइबल होना चाहिए या सत्यापनीय होना चाहिए, ठीक है। पांचवा जो अच्छी परिकल्पना का जो पांचवी विशेषता है वह है स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, विनिर्दिष्टता, एक मतलब किसके प्रति हम जा रहे हैं केवल उसी पॉइंट पे काम करना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, मितव्ययिता भी उसमें शामिल है, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए, मितव्ययिता भी अच्छी परिकल्पना में शामिल होती है, और इसे कहते हैं फ्रगल्टी कहते हैं इसे, ठीक है ना, फ्रगल्टी कहते हैं। तो ये मितव्ययिता भी इसमें होती है, साथ ही लॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी भी चाहिए, क्या चाहिए, तार्किक बोधगम्यता इसे कहते हैं, तार्किक बोधगम्यता, या इसे क्या कहते हैं, लॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी कहते हैं इसे, याद रखिएगा। और आठवीं जो इसकी प्रमुख विशेषता है वह है कंसिस्टेंसी, क्या है, कंसिस्टेंसी चाहिए या संगतता इसे कहते हैं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अच्छी परिकल्पना की जो विशेषताएं हैं वो 8 प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। अब इन 8 को देख लेते हैं। एडिक्वेट सॉल्यूशन होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, वेरीफाइबेबल होना चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, फ्रगल्टी होनी चाहिए, और लॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये 8 प्रकार की जो विशेषताएं हैं, यह जो है अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं हैं, अच्छे इमेजिनेशन की विशेषताएं हैं। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और जो दिया गया प्रश्न है कि इसमें अच्छी परिकल्पना की विशेषता कौन सी है, तो यह है संप्रत्यात्मक स्पष्टता है, देखिए क्लैरिटी हमने इसमें बताया है, साथ ही व्याख्या की परीक्षणीयता भी है, ठीक है ना, तो परीक्षणीयता भी वेरीफाइबेबल भी होना चाहिए, यह भी याद रखने की बात है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, यह 8 पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि यहां से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए, इन 2 की जगह कोई अन्य तथ्य दिया जाए तो उसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों सही है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो ऑप्शन ए है अवबोध स्तर, ऑप्शन बी है श्रवण स्तर, ऑप्शन सी है विमर्शीय स्तर, और ऑप्शन डी है स्मृति स्तर। तो देखिए इसमें जो श्रवण स्तर है, केवल सुनने का जो स्तर है, लेवल है, उसे जो है वह शिक्षण का स्तर नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए शिक्षण को क्या करते हैं, 3 स्तरों में विभाजित करते हैं, शिक्षण को 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है, 3 स्तरों में विभाजित है शिक्षण, ठीक है। तो कौन कौन से स्तर हैं, तो पहला है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल इसे कहते हैं, क्या है, मेमोरी लेवल है, स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल कहते हैं। दूसरा क्या है इसमें, बोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल दूसरा है इसमें, ठीक है। और जो इसमें तीसरा जो प्रमुख स्तर है वो कौन सा है, वह है चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल, क्या है, इसे कहते हैं चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं इसे, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो यह जो शिक्षण का स्तर है, शिक्षण का स्तर यह 3 स्तरों में विभाजित है, पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इन तीनों का जो है, अब देखिए मेमोरी लेवल का मतलब स्मृति स्तर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब होता है बोध स्तर है, और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब होता है चिंतन स्तर, ठीक है। तो इन 3 स्तरों को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से प्रश्न फिर से पूछा जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए संगणक के संदर्भ में कुकीज क्या है, संगणक के संदर्भ में कुकीज क्या है, कुकीज क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए संगणक में जो कुकीज होता है वह होता है टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउजर से प्राप्त सूचना देती है। ऐसी टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउजर से, किसी भी ब्राउजर का प्रयोग करते समय जो सूचना मिलती है आपको ऐसी फाइल से, उसे कहते हैं कुकीज, ठीक है। तो कुकीज जो है एक प्रकार की टेक्स्ट फाइल है जो वेब ब्राउजर से सूचना प्रदान करती है। यह यूजर के इंटरनेट इस्तेमाल के अनुभव को बेहतर भी करती है, क्या करती है, यूजर के इंटरनेट इस्तेमाल के अनुभव को बेहतर भी करती है, और यूजर जैसा कंटेंट इंटरनेट पे सर्च करता है उसे इस फाइल के रूप में प्रदान किया जाता है, यानी यूजर से संबंधित जो सूचना होती है उसे उपलब्ध कराया जाता है, किसके माध्यम से, कुकीज के माध्यम से। तो कुकीज क्या है, एक टेक्स्ट फाइल है जो वेब ब्राउजर से प्राप्त सूचना देती है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं।
12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई व्यापार यानी ई कॉमर्स कह लीजिए इसे, ई कॉमर्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई व्यापार या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा व्यापार नहीं होता है? तो इसमें से किससे व्यापार नहीं होता है? तो देखिए अमेजन आपको पता ही है, आप रोज यहाँ से सामान बुक करते हैं तो अमेजन से होता है। अलीबाबा भी एक व्यापारिक प्लेटफॉर्म है। टाटा क्लिक, टाटा कंपनी का है, टाटा क्लिक, ये टाटा कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है व्यापार का। तो जो टेलीग्राम है ये सोशल मीडिया है, यह व्यापारिक केंद्र नहीं है। क्या है? यह सोशल मीडिया का कार्य करता है और यह व्यापारिक केंद्र नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन एक ई व्यापार यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है? तो टेलीग्राम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, इसे याद रखिएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं। देखिए डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या है? आपको बताना है कि डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या है। तो यह क्या है? यह जो है एक बाहरी भंडारण डिवाइस है। ब्लू रे डिस्क क्या होता है? एक बाहरी भंडारण डिवाइस होती है। अब देखिए ब्लू रे डिस्क होता है एक प्रकाशिकी डिस्क संग्रहण माध्यम है। क्या है? यह एक प्रकाशिकी डिस्क संग्रहण माध्यम है। ठीक है ना, डिस्क संग्रहण माध्यम है। देखिए हिंदी में बताने का प्रयास कर रहा हूं इसलिए थोड़ी सी चीजें कठिन हो जा रही हैं। अगर ये इंग्लिश होती तो आसान होती, लेकिन हिंदी में बताने की वजह से थोड़ी टेक्निकल वर्ड है तो कहीं कहीं आपको भी दिक्कत होगी। तो देखिए यह क्या है? एक प्रकाशिकीय डिस्क संग्रहण का माध्यम है ब्लू रे डिस्क, और यह जो है डीवीडी के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है। किसका? डीवीडी की जगह लेने के लिए यह डिस्क का प्रयोग किया गया है, इस डिस्क का आविष्कार किया गया है, इसको बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें हाई डिफिनेशन वाली, उच्च गुणवत्ता वाली जो वीडियो होती है, एचडी वीडियो जिसे कहते हैं आप, हाई डिफिनेशन वाली वीडियो को स्टोरेज करने के काम आता है। ठीक है, साथ ही इसमें प्ले स्टेशन वीडियो गेम्स भी इसमें स्टोर किया जा सकता है, वीडियो गेम्स को भी इसमें स्टोर किया जा सकता है। साथ ही अन्य डाटा को भी संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह बाहरी भंडारण डिवाइस है। जैसे आप जो है किसी पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं, पेन ड्राइव में इसका लगा करके उसे जैसे पेन ड्राइव होता है वह भी एक बाहरी स्टोरेज डिवाइस है, वैसे ही ये भी ब्लू रे डिस्क भी एक बाहरी भंडारण डिवाइस है। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है स्वानुदेशन, ऑप्शन बी है सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन सी है कक्षा अंतर क्रिया, और ऑप्शन डी है पैनल शिक्षण। तो देखिए जो शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वह होता है सूक्ष्म शिक्षण, या इसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण को क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का उपयोग जो है वह किया जाता है शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए। माइक्रो टीचिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें शिक्षक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करके शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बनाया जाता है। क्या किया जाता है? शिक्षक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करके, ठीक है ना, व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करके इसको, इस शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बनाया जाता है। तो इसे याद रखिएगा। आज का 15वां और आखिरी प्रश्न है, मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को किसने प्रतिपादित किया था? क्या है? मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को किसने प्रतिपादित किया था, यह बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है क्राथवोहल, ऑप्शन बी है हैरो, ऑप्शन सी है ब्लूम, और ऑप्शन डी है मासिया। तो मनोगत्यात्मक क्षेत्र के जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनके वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था ब्लूम ने। सी ऑप्शन सही है, ब्लूम ने इसका वर्गीकरण किया था। अब देखिए ब्लूम महोदय ने जो है मनोगत्यात्मक पक्ष के उद्देश्य, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोमोटर डोमेन। क्या है? साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, डोमेन। तो ब्लूम महोदय ने साइकोमोटर डोमेन की व्याख्या करी थी। ठीक है, और उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया। ब्लूम महोदय ने क्या किया? शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया ब्लूम महोदय ने। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया, और इन 3 भागों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो इन 3 भागों के जो वर्गीकरण का आधार उन्होंने लिया वह क्या किया? बालक के व्यवहार में परिवर्तन। क्या है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन, साथ ही विकास व व्यक्तित्व। ठीक है, इन 3 आधार के इन 3 बिंदुओं को आधार बनाकर उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया। और इसमें जो है 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है ज्ञानात्मक पक्ष,
दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा है मनोगत्यात्मक पक्ष। क्या है इसमें जो है 3 भागों में विभाजित किया। तो पहला क्या है ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन, इसे कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन है और ये है ज्ञानात्मक पक्ष। और दूसरा है अफेक्टिव डोमेन। क्या है अफेक्टिव डोमेन है। और तीसरा जो उन्होंने किया वो वही है जो प्रश्न में पूछा गया है, साइकोमोटर डोमेन यानी मनोगत्यात्मक पक्ष। ठीक है, तीसरा क्या है मनोगत्यात्मक पक्ष या साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, इस प्रकार ब्लूम महोदय ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया, कॉग्निटिव डोमेन में, अफेक्टिव डोमेन में और साइकोमोटर डोमेन में। ठीक है ना। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्लूम महोदय ने प्रतिपादित किया था, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन ने इसे माना था हैरो, लेकिन वह गलत है। ब्लूम महोदय ने इस वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। ठीक है ना। अब देखिए ये सी ऑप्शन सही है, ब्लूम महोदय ने मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों ये थे आज के 15 प्रश्न और ये हमारे आईसीटी टॉपिक से थे, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक से थे। यह प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए, इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम इस पीडीएफ को डाल देंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, प्रश्नों की संख्या कम है लेकिन वीडियो बड़ी है। उसका कारण है कि आप देख रहे होंगे कि हम हर प्रश्न पे पर्याप्त डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो यहाँ से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डाली गई पहली वीडियो जो पर्यावरण से संबंधित है उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।